हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में मां, बेटे और युवक की मौत हो गई है। कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पनागर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह इस वक्त बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जबलपुर से, जहां सड़क हादसे में मां, बेटे और युवक की मौत हो गई है। कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पनागर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो जबलपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में मां, बेटे और महिला की मौत हो गई है। हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पनागर थाना क्षेत्र की ये घटना है। चलिए, तो जबलपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में मां, बेटे और महिला की मौत हो गई है। कार ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। चलिए, धर्म गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। धर्म, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बेहद दुखद और दर्दनाक ये हादसा है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलदीप और पुरैना के बीच ये हादसा हुआ है और गंगा जली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मां, बेटे सहित एक महिला जो कि जा रहे थे सिंगौद की ओर जा रहे थे, तभी मझौली की ओर से आ रही ओमनी वैन ने पहले स्कूटी सवार पटवारी को टक्कर मारी और टक्कर के बाद सीधे अनियंत्रित होकर सीधे बाइक सवार के ऊपर जाकर ये ओमनी वैन पलट गई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसमें मां, बेटे और एक महिला शामिल है। वहीं जो स्कूटी सवार पटवारी है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी जबलपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और जो वैन चालक था उसको भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। फिलहाल अभी पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते के छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रद्द करने के रेलवे के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। रेलवे ने इसके लिए जहां मेंटेनेंस को वजह बताया, वहीं कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की लापरवाही बता रही। सीएम भूपेश बघेल ने भी लोगों की परेशानी को देखते हुए केंद्र से इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। अलग अलग वजहों से रेलवे ने 22 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद पैसेंजर ट्रेनों के पहिए तो रुक गए, लेकिन सियासत की ट्रेन सरपट दौड़ने लगी। सीएम भूपेश बघेल ने शादी के सीजन में इस तरह के फैसले पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए जरूरी होने पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, सब लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। जहाँ जहाँ इस तरह से क्राइसिस होते हैं वो सब तत्कालिक निर्णय लेने होते हैं। आप चाहते हो कि हम अंधेरे में रहें? अगर कोयले की आपूर्ति हमें तत्काल करना है तो बाकी ट्रैक को तो बंद करना पड़ेगा। ट्रेनों के रद्द होने से भोपाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के रूट के पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर ट्रेन को बंद कराने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक इसका सबूत दे देंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लोगों की हालत खराब है इन ट्रेनों के नहीं चालू होने से। रेणुका सिंह यहाँ की जो माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मना किया कि ट्रेन को चालू मत होने दो, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हम लोगों ने तो साथियों ने बोला कि ट्रेन को चालू कर दीजिए, हम सारा का सारा श्रेय रेणुका सिंह जी को देंगे। उनके द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी किया गया है कि क्षेत्र के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी के पास भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल या हमने
ट्रेन रोकने की बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि इस बात को यदि वो प्रूफ कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक साथ 22 ट्रेनों को कैंसिल कर देने पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने साफ कर दिया है कि रूट पर मेंटेनेंस के चलते इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। अब नेताओं के पास भी जनता की मुश्किलों को आधार बनाकर सियासत की गाड़ी दौड़ाने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत करने और सहकारी बैंकों को किसानों और ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने की जरूरत है। अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य दिलाने का रास्ता छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी नीतियों से निकलेगा। सहकारी आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को उपज का समर्थन मूल्य दिलाना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक और छत्तीसगढ़ बैंक के स्मारिका और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की ओर से प्रकाशित किसान किताब का विमोचन किया। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफी की गई, सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु अनुपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देने की हमारी कोशिश। डिस्ट्रिक्ट बैंक, अपेक्स बैंक और ट्रेनिंग सेंटर इनको किया गया है माननीय। ये पहला अवसर है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे देश के सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां डीएलएस कॉलेज परिसर में उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और शिक्षाविद स्वर्गीय बसंत शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय बसंत शर्मा को याद करते हुए कहा कि उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। उनके न रहने से व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। उनसे बहुत उम्मीद थी, उन्हें आगे समाज के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन अब उनकी कमी हमेशा बनी रहेगी। सीएम इस दौरान उन्हें याद करते हुए भावुक भी हो गए। सीएम के निर्देश पर मेयर ने कॉलेज रोड का नामकरण स्वर्गीय बसंत शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। इस दौरान परिजनों के साथ शहर विधायक, पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष, मेयर समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। उसे कोई नहीं जीत पाता, उसकी कमी हमेशा बनी रहेगी और मैं समझता हूँ कि एक अपूर्णीय क्षति शर्मा परिवार को, महाविद्यालय परिवार को और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी उसका नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत क्षति मैं मानता हूँ और उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज नारायणपुर जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री पांडे ने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, पेयजल, अधोसंरचना, विद्युत व्यवस्था और वित्तीय समावेशन सहित अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी, दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नारायणपुर जिला देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है जहां पर्याप्त विकास सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। विषम परिस्थितियों और अनेक अवरोधों के बावजूद प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर आम आदमी को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने जिले में शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि आगे भी आम लोगों तक इसी तरह योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता रहेगा। मेरा नारायणपुर जिले का प्रवास था, तो पर यह 2018 से जब से आकांक्षी जिला कंसेप्ट है, ये जिला कितना प्रगति किया है, तो काफ़ी इसमें अच्छी उपलब्धियां नारायणपुर जैसे एक छोटे से जिले में आई हैं और इन सब की चर्चा हुई है और आगे क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। सांसद गोमती साय ने जशपुर जिले में मुख्य सड़कों की बदहाली दूर करने के लिए केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए की सौगात से लोगों का
आवागमन में राहत मिलने का दावा किया। कुनकुरी दौरे में पहुंची सांसद ने बताया कि इस राशि से जिले में पत्थल गांव, सन्ना, बगीचा समेत 8 विकासखंड में अच्छी गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1017 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 9,240 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया है, जिसमें कुनकुरी तपकरा रोड और चराई डांड बगीचा बतौली रोड उन्नयन के लिए 41.79 करोड़, जशपुर आस्था कुस्मी के लिए 52.15 करोड़ और कर्मी टिकरा डूमर बहरा रोड के लिए 51.03 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जशपुर और मेरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जशपुर आस्था कुस्मी राज्य मार्ग का उन्नयन 52 करोड़ 15 लाख, दूसरा कर्मी टिकरा से डूमर बहार मार्ग का उन्नयन राशि 51 करोड़ 3 लाख, लंबाई 20.22 किलोमीटर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। देश में कई राज्यों में आ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। एसीएस सुलेमान ने बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति के प्रेजेंटेशन में जिन राज्यों में कोरोना के केस तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, उन पर नजर रखने का सुझाव दिया। साथ ही लोगों से जागरूक करने और अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने पर भी फोकस किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 52 में से 48 जिलों में एक भी कोरोना केस नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही कोरोना प्रतिबंधों में लापरवाही से प्रतिबंध फिर लौटा है। सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, बाजार, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालय और कारखानों में भी फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनने की अनिवार्यता बनी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंध रहेगा। दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। भरतिया के लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी फिल्म द कन्वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए भाजपा नेता कपिल मिश्रा ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती, जबकि इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चियों को यह फिल्म अवश्य दिखाएं। देश भर में हनुमान चालीसा को लेकर हो रही राजनीति और राणा दंपत्ति को जेल भेजे जाने के सवाल पर कहा कि हनुमान चालीसा में खुद तुलसीदास जी ने लिखा है कि आखिर हनुमान चालीसा से किन लोगों को दिक्कत होती है। बस दुर्भाग्य है कि वर्तमान काल में वह लोग ठाकरे की संतानें। वहीं ग्वालियर में लव जिहाद का शिकार युवती के साथ कपिल मिश्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अपराधी सुन ले, बेटी अकेली नहीं है, इसके साथ सभी लोग खड़े हैं। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 6 तारीख को ये द कन्वर्जन फिल्म पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषय पर और बेटियों पे हो रहे अत्याचार के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। 6 तारीख को ये सारे देश में पब्लिक के लिए रिलीज होगी। मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद एक ऐसा विषय हमारी बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर हो, इसके लिए हम देश भर में निकले हुए हैं और मुझे लगता है ये फिल्म इसका संदेश देगी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। एमपी में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी यूपी में अपनाए फार्मूले को इस्तेमाल कर सकती है। क्या है वो फार्मूला जो न सिर्फ आगामी विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बन सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। काशी कॉरिडोर से यूपी का तख्त, महाकाल कॉरिडोर से एमपी का राजपथ, महाकाल भरोसे विजन 2023। एमपी में साल 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारी का खाका दोनों पार्टियों ने खींचना शुरू कर दिया है। जाहिर है एमपी में बीजेपी के लिए चुनाव की कमान शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम मोदी के कंधों पर भी होगी। इसीलिए एमपी में बीजेपी यूपी की तर्ज पर सियासी बिसात जमाने में लगी है। यूपी में काशी कॉरिडोर की तर्ज पर एमपी में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों कर बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे एमपी फतह का प्लान तैयार कर रही है, जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़े सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है।
काशीनाथ बाबा की बात करें तो जिस तरह से वहाँ सरकार ने पूरी तरह से फोकस करके कॉरिडोर बनाया है, इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल बाबा के लिए शायद मेरी जानकारी में बहुत पैसा केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दिया है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं देश के साथ साथ उनको हम विकसित कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन बीजेपी की अपनी परंपरागत वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद मानी जा रही है, जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस महाकाल कॉरिडोर के विस्तार का श्रेय कमलनाथ सरकार को दे रही है। 350 करोड़ रुपए जो संस्कृति विभाग के माध्यम से महाकाल के सौंदर्यीकरण के लिए, महाकाल के विस्तार के लिए, आसपास का जो एरिया उसकी खूबसूरती के लिए जो सैंक्शन करा था, उस तरह से कार्य चल रहा है। और 2023 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह जो काम कमलनाथ जी ने शुरू किया था उसका श्रेय लेना चाहते हैं। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब महाकाल कॉरिडोर के जरिए जहां बीजेपी देश में धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को न सिर्फ सुरक्षित कर रही है बल्कि अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। ये FIR सरकारी कामकाज में अड़चन डालने के आरोप पर की गई थी। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सब कह रहे कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की है। हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान के गदा की तरह गदाधारी है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कॉल कर घर आए, लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पार्टी कार्यकर्ता के साथ बंद कमरे में मारपीट और गाली गलौज के आरोप में गिरने के बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अगले महीने 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश में लाभार्थी सम्मेलन से लेकर युवा सम्मेलन और पिछड़े अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं देश के मंदिरों में अपने स्तर पर पूजा पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 YouTube न्यूज चैनल को ब्लॉक किया है। इसमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान आधारित YouTube न्यूज चैनल हैं। चलिए बढ़ते आगे कुछ खबरों को विस्तार से देखेंगे। खरगोन कर्फ्यू के 15वें दिन प्रशासन एक बार फिर 9 घंटे की राहत दी है। प्रशासन ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी है। इस दौरान बिना वाहन के महिला पुरुष दोनों आ जा सकेंगे, लेकिन आज भी धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप बंद है। राशन दुकानों से केरोसिन बिकने पर भी प्रतिबंध जारी है। वहीं आज प्रशासन ने कृषि उपज मंडी को भी खोलने का फैसला लिया। मंडी खोलने से किसान अपनी गेहूं, मक्का, चना और सोयाबीन की फसल बेचने मंडी पहुंचेंगे। फसल बिकने पर किसान खुश नजर आए। जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक बस स्टैंड से निजी यात्री बसों की आवाजाही की अनुमति दे दी थी। कर्फ्यू के दौरान पिछले 15 दिनों से शहर के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कर्फ्यू के दौरान अभी तक शहर के बाहर 3 किलोमीटर दूर से निजी यात्री बस का संचालन किया जा रहा था, जिससे यात्रियों को शहर में पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। 15 दिन से बहुत परेशान थे। हमारा मजदूर वर्ग बहुत परेशान था, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी मंडी में तुलाई हमाली करने से चलती है और 15 दिन से मंडी बंद होने से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंडी बंद थी, बहुत परेशान हो रहे थे। आज कल शाम को पता लगा कि मंडी खुलेगी, इसीलिए आज मक्का लेके मंडी में आए हुए हैं और मेरी मक्का 2280 रुपये बिकी है। वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूँ। कल से जो है हम बसेस अलाउ करा रहे हैं, पैसेंजर बसेस,
यही टाइम रहेगी, 8 से 5 की छूट रहेगी और उस समय जो है मंडी के साथ साथ बसेस को भी इस बार अलाउ करा रहे हैं। रायसेन में सागर रोड स्थित करगावली में बेगमगंज से रायसेन की ओर जा रही कार डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराकर ये कार 5 बार पलटी खाते हुए चकनाचूर हो गई। इसमें सवार 5 लोगों को चोट लगी है। यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि 4 लेन रोड निर्माण के दौरान बनाए गए डिवाइडर से अब तक 44 वाहन टकराकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। यात्रियों को सावधान करने के लिए यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसके कारण इस रोड से गुजरने वाले यात्री भ्रमित हो रहे हैं और सीधा जाकर डिवाइडर से टकरा जाते हैं। बढ़ते आगे एपिसोड 4 के कार्यक्रम महासमुंद जिला चौपाल कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कहा कि सिरपुर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू होने के बाद सिरपुर को पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा। साथ में कहा कि राम वनगमन पथ का विस्तार कार्य भी तेजी से चल रहा है। सिरपुर का भी बहुत अच्छा विकास करने की पूरी कार्य योजना बनाई गई है और आगामी लगता है कि 4-5 महीने के भीतर वो कार्य योजना सैंक्शन होते धरातल को उसमें काम भी चालू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो एयरपोर्ट है रायपुर भी बहुत नज़दीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सैलानी के लिए बहुत अच्छी सुविधा भी रहेगी और उसके साथ वहाँ सिरपुर में जो भी अधोसंरचना चाहिए होगी उसका भी इसमें सब में विकास किया जाना है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे खबरों का सबसे तेज बुलेटिन फास्ट 50। नमस्कार।